जी, वकार साहब से आज की चर्चा को शुरुआत करेंगे। सर, ये जो आज की चर्चा है, 2 पहलुओं को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो इतिहास में बौद्धों के साथ घृणा फैलाई गई और उनको आइसोलेट किया गया, उनके साथ जो भी बातें हुई, आप सब इतिहास है। और तथ्य अभी ये है कि क्या भारत में उसी प्रकार से जो मूल निवासी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, क्या उनके साथ ये घृणा फैलाई जा रही है और क्या वही बात दोहराई जा रही है, ये बात सामने है। इसके ऊपर आपके जो भी विचार हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विचार शुरुआत में आप रखें, फिर बाद में हम काजी कमरुजमान साहब से बातचीत करेंगे। जी वकार साहब। देखिए, जैसा कि आज का जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये एकदम सच है कि जिस तरह से पहले अफवाह फैला करके, नफरत फैला करके बौद्धों का जो है नाश किया गया भारत में, या उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है कि उन्होंने अपना धर्म छुपा लिया, उससे मिलती जुलती घटनाएं जो है आजादी के पहले शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है, उसमें जिन्ना जैसे लोगों ने रिएक्शन में, जिन्ना जैसे लोग पैदा हुए, उन्होंने और जैसे आग में पेट्रोल डाल दिया और नया मौका मिल गया नफरत फैलाने का। और आजादी के बाद से कांग्रेस के शासनकाल में भी मुसलमानों के साथ जो है लगातार ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, या बहुत सी जो सरकारें, महकमे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें मुसलमानों की शायद आज भी एंट्री नहीं है। जैसे राज जैसे बहुत जो टॉप क्लास के इस तरह के हैं, उसमें मुसलमान अभी भी अलाउ नहीं है। या मुसलमान घेटो जैसी बस्तियों में रह रहा है तो वो मुख्यधारा से यूं ही दूर हो जा रहा है। उसके कारोबार में मुख्यधारा से दूर के हैं, पंचर बनाना, गोश्त काटना, इस तरह के छोटे मोटे काम करना। तो वो एक तरीके से एक फलती फूलती व्यवस्था थी पसमानदा मुसलमानों की भी। उनके बुनकरी का मामला था, उनके धुनकरी का मामला था, उनके गोश्त का था। अब यूपी में गोश्त बंद है, जो काट भी रहे हैं कहीं, जाहिर सी बात है वो लीगल कह सकते हैं आप उनको, तो हर जगह लीगल नहीं काटे जा सकते ना। उनके व्यापार बंद हो गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं। लेकिन देश में इस पे मुसलमान भी चर्चा नहीं कर रहा। मुसलमान भी चंद इमोशनल बातों को छोड़ दिया जाए तो उस किसी चीज पे चर्चा नहीं कर रहा है। और ये अपनी तरफ से नफरत जितनी फैला सकते हैं फैलाते चले जा रहे हैं। रोज नया नया इशू उठा लेते हैं, कभी नकाब का मुद्दा उठा लिया, कभी कोई मुद्दा उठा लिया। हमेशा रोजी रोटी, समाजी बराबरी, सत्ता में हिस्सेदारी के मुद्दे को डाइवर्ट करके ये कोई मुस्लिम मुद्दा लेके चले आते हैं। और उसमें जो मुसलमान हैं, खासतौर से मुसलमानों में भी जो नासमझ इमोशनल मुसलमान हैं, वो उन्हीं मुद्दों पे काम करने लगते हैं। उनको नहीं पता ही नहीं लगता है कि उनका जो मुद्दा है वो दक्षिणपंथियों ने पकड़ाया है उनको, उस पर वो काम कर रहे हैं। और हमें जैसे ही कोई मुद्दा शांत होता है वो एक नया मुद्दा लेके चले आते हैं। और मुसलमानों को दुनिया में लड़ने का जो तजर्बा था कम ज्यादा इतिहास में, या जो सबक सीखा इन्होंने उनको लगा कि हमेशा आमने सामने की लड़ाई लड़े। ये जाल, प्रपंच और रक्तहीन क्रांति के ये जानकार नहीं है, इसलिए इनको लगातार दीवार से लगाया जा रहा है, लगातार बैकफुट पे ढकेले जा रहे हैं ये। और अब सिर्फ जिंदा रहने को ही ये समझ रहे हैं कि वही हमारा विकास है, वही हमारे लिए जीवनदायिनी है। जैसे मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुसलमानों ने डर से बहुत सारा वोट भी किया, उनको 8-9% तक वोट गया, तो एक सिंगल टिकट नहीं दिया। पूरे दुनिया में इस तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बुरी से बुरी पार्टियां हैं इजराइल वगैरह में, लेकिन वो भी मुसलमानों को टिकट देती हैं। चाइना हो या बर्मा हो, कहीं भी इतनी दिक्कत नहीं है कि जहां एक इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसके पास चुना हुआ ना तो लोकसभा में कोई मुसलमान है उसकी पार्टी में, ना यूपी के विधानसभा में कोई मुसलमान है। और उसके बावजूद भी मोदी जी धड़ल्ले से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। अभी हमारी वाइफ से इंटरव्यू के दौरान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पूछा कि क्या मुसलमानों की दिक्कत है भारत में, राशन सबको बराबर मिल रहा है,
मकान भी सबको बिना भेदभाव को दिया गया, शौचालय वगैरह दिए गए उज्ज्वला योजना में। तो उस पर बड़ा अच्छा सा जवाब दिया वाइफ ने हमारे। उसने कहा कि हमारा अशराफ भी हमको ज़कात खैरात देता था, हमारे जमींदार जो थे, जो सताते थे हमको, वो भी बसने के लिए जमीन देते थे, बांस देते थे घर बनाने के लिए। हाँ, अपने बराबर वो भी नहीं बैठाते थे। और आज की जो सरकार है वो भी अपने बराबर नहीं बैठा रही है। हमको ज़कात खाने वाला, राशन खाने वाला ना बनाइए, हमको सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए, तब हम मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास। और उस पे कहीं कोई जवाब, मतलब राशन पे बात आ गई है कि आपको राशन मिल रहा है, इसका मतलब आपका समुचित विकास हो रहा है। जो टिकट है, जो हिस्सेदारी है, जो जॉब है, जॉब तो वैसे ही ज्यादातर सरकारी चीजों को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन जो बचे खुचे भी हैं उसमें हमको जॉब किस लेवल में मिलती है, इंटरव्यू लेने वाला कौन बैठा हुआ है, कितना आदेश है हमारे लिए। कि जैसे सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मामले रहते हैं ना, कि सरकार जिसको चाहती है बहुत से लोगों को नरमी मिल जाती है। तो ये जो चीज है कि जिस तरह से ब्राह्मणों ने उस जमाने में किया था, उसी तरह से ये सच्चाई है, उससे मिलता जुलता मामला है कि मुसलमानों, खासतौर से पसमानदाओं के साथ भी इसी तरह किया जा रहा है। वो डर से वंदे मातरम बोलने लगता है, वो डर से भारत माता की जय बोल रहा है, उससे जो जो कहा जा रहा है वो सब कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको दंगा झेलना पड़ रहा है, उसको जो है जेल झेलनी पड़ रही है, और उसके इस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी जिसपे उसने भरोसा किया कि शायद ये हमारे लिए कुछ कर सकें, वो पार्टियां अपनी जान बचाने में लगी हुई है, या अपनी नहीं जान बचा पा रही, दूसरे क्या बचाएंगे। जैसे लालू यादव हैं, खुद जेल में है तो दूसरे को क्या छुड़ाएंगे। अखिलेश जी का सबसे बड़ा आदमी जो है पार्टी का, आजम खां, वो खुद बकरी चोरी के इल्जाम में जेल में पड़ा हुआ है। तो उससे जो पसमानदा मुसलमान है या दीगर जो मुसलमान हैं, उनको ये डर लगा हुआ, जब आजम खां नहीं बचे, जब लालू यादव नहीं बचे, हम किस उम्मीद पे जिए, हम कैसे लड़ें। वो चुपचाप अपनी जैसे आंधी आवे बैठ गंवावे, वो उस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है कि तूफान में चुपचाप जो अपनी जान बचा लेगा वही विजेता होगा। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैल चुका है, इस तरह से मुसलमानों को घेराबंदी की जा चुकी है। उस सब के बावजूद भी जो है बहुत बुरी हालत में है मुसलमान, बहुत अंदर से डरा हुआ है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा, और इसके पास शब्द भी नहीं है ना, इसके पास कोई नेता है जो इसकी बातों को आगे बढ़ा सके। जी जी वकार साहब, आपसे और 2 मिनट हम चाहेंगे आपके, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए, तो किस प्रकार से वो प्रचार का माध्यम बना रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने जिक्र किया नकाब और हिजाब का बात, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अधिकार वंचित करने के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो घृणा के रूप में गैर मुस्लिम लोगों में, खास करके SC ST OBC में इसको फैलाया जा रहा है। ऐसे कौन से 2-3 बातें आप अगर हमारे दर्शकों के लिए सामने रखेंगे तो आगे चर्चा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका है वो आतंकवाद, कट्टरपंथ, कि मुसलमान आतंकवादी होता है। तो वो तालिबान की फोटो दिखा करके, तालिबान की दाढ़ी वालों की फोटो दिखा करके, जो भारत के दाढ़ी वाले मुसलमान हैं उनको भी उसी तरह के दिखाया जाता है, जैसे वो तालिबानी, ये इसी तरह के ये भी हैं, ये इनके स्लीपर सेल जैसे हैं, ये आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। जैसे मुसलमान दंगाई होता है, मुसलमान अपने घरों में चाकू छुरी बंदूक रखता है, वो हमेशा मौका जैसे उसको मिलेगा, मतलब अगर ये सरकारें नहीं रही तो मुसलमान जो है हिंदुओं को घर में घुस के मारेगा। तो जैसा दिल्ली में भी इस तरह की स्पीचेस दी गई कि मुसलमान जैसे बैठा हुआ है, और अगर मजबूत सरकार नहीं आपके पास होगी तो सबको घर में घुस के मारेगा, रेप करेगा। दूसरे ये हम 5 हमारे 25 कि मुसलमान 4 शादियां करता है और 20-25 बच्चे पैदा करता है, और देश में मुसलमानों की आबादी एक दिन ऐसा आएगा, इतनी बढ़ जाएगी कि इसी का PM बनेगा। यहां तक कि कई लोग जो है नरसिम्हानंद वगैरह जो है वो कह रहे हैं कि 24
तक तो आप देख लो, नहीं तो 29 में पीएम मुसलमान बनेगा। मतलब जहां एक सिंगल मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं पूरे भारत में है, इवन भाजपा से कोई एक एमपी एमएलए नहीं जीत के जा रहा है, वहां 2029 में मुसलमान पीएम बनेगा, अभी से डराना चालू कर दिए हैं। दूसरे, ये पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से कभी युद्ध होगा तो ये उन्हीं के तरफ रहेगा, ये भारत को नहीं पसंद करता है, ये पाकिस्तान को पसंद करता है। ये जितना भी इनके साथ ये पशुओं को मारता है, हम गौ की पूजा करते हैं, मुसलमान गौ को मारता है, गौ हंता है, ये तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है इसके साथ चिपका दी गई हैं। ये बेरहम होता है, इसके पास रहम नहीं होता है, ये सेकुलर नहीं होता है, और जहां मुसलमानों की आबादी कम होती है वो वहां सेकुलरिज्म चाहता है, और जहां इनकी आबादी ज्यादा हो जाती है वहां ये इस्लामी राष्ट्र बनाते हैं। तो इसलिए हमको इनकी आबादी को भी कम करना है, और इनको यूसीसी वगैरह ला करके इनको पूरा हिंदू ना सही तो इनको आधा हिंदू तो बना लेना है, नहीं तो ये हमें तंग करेगा। देखिए पारादीप जी, जैसे जो बहुत सारे चैनल हैं वो अपने हिसाब से हेट स्पीच फैला रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे वो डिबेट करा करके एक नफरत का माहौल बना रहे हैं। दूसरा कोई चैनल ऐसा नहीं है जो उनको काउंटर कर सके। तो मैं आप जैसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बातों पे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, सेकुलर या मूल निवासी बहुजन से रिलेटेड चैनल जो जिसपे बात नहीं करते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके उस पे, काजी साहब हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। जैसे जिन पे ये 4 हम 5 हमारे 25, 4 बीवी 40 बच्चे, ये सारी चीजें डाटा वाइज जो है ना बाहर आनी चाहिए। या जो कहा जाता है मुसलमान जो है भारत में तो सेकुलरिज्म तलाश करता है, पाकिस्तान में उसको शरीयत मुस्तफा वाला वो चाहिए, निजाम मुस्तफा चाहिए उसको। तो अब जैसे ये कभी नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान में 3% आबादी के लिए 5% आरक्षण है, ये कभी नहीं बताया जाता था कि अफगानिस्तान में भी सिखों के लिए पार्लियामेंट में आरक्षण था, ईरान में बाकायदा बहाई और यहूदी दूसरे लोगों के लिए आरक्षण है। ऐसा लगता है कि आरक्षण खाली भारत में है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, देशभक्ति, देशद्रोह, आतंकवाद, ये जितने भी इस तरह सब्जेक्ट हैं, इनमें खुल करके बात होनी चाहिए ताकि एक सही पक्ष देशवासियों के सामने जा सके। बहुत सारे लोगों को सही जानकारी भी नहीं होती है, तो जो वो परोस रहे हैं गोदी मीडिया वाले, उसी को लोग ज्ञान समझ ले रहे हैं। अमित शाह जैसे लोग पार्लियामेंट में कह देते हैं कि पाकिस्तान में ये संख्या थी, अब ये हो गई है, जबकि जितनी संख्या थी उतनी आज भी है, ये बीबीसी लंदन ने काउंटर किया था। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने आप को छोटा चैनल ना समझें, और अपने आप को छोटा ना समझ करके आप भी उनके बराबर का करें कि जो वो कर रहे हैं उस पे आप अपना पक्ष रखवाएं लोगों से, किस पे क्या पक्ष होना चाहिए। अब वो रह करके कोई ना कोई एक मुद्दा लेके आ जाते हैं और पूरा देश उसी में फंस करके, उसी बाइनरी में फंस करके रह जाता है।